नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा। आज आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं जो कि है केपी एस्ट्रोलॉजी का। तो हमने देखा होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी में एक एक प्लेनेट से कभी भी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल टाइप के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जब वो फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं किसी इवेंट को, तभी ही कोई इवेंट होता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे हाउसेस होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में जिनसे कि रिजल्ट जुड़े होते हैं, जैसे कि मैरिज, जॉब, करियर, हेल्थ, पैसा, कन्वेंस, प्रॉपर्टी। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं कि कब ये इवेंट्स होंगे, जैसे कि आप किसी प्लानिंग में हैं, मान लीजिए आप जॉब की प्लानिंग में हैं कि आप जॉब करना चाहते हैं, क्या आपको जॉब मिलेगी? ये जो दशा का टाइम चल रहा है, ये ट्रांजिट का टाइम चल रहा है, इस फेस में क्या आपको जॉब मिलेगी? क्या आपको अच्छी जॉब मिलेगी? क्या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी? इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी का हम इसमें हेल्प लेते हैं। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को जानना होता है। तो मेरे सामने ये आप ये चार्ट देख रहे होंगे। तो इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में सिंपली ये बर्थ चार्ट है, यहाँ पे दशा है और ये केपी ग्रह हैं और ये उनके जो नक्षत्र सबलॉर्ड और यहाँ पर जो है उनके सिग्निफिकेशंस हैं कि सूर्य क्या सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए सूर्य 11th हाउस को, जैसे कि हम जानते हैं कि गेंस होता है, 10th हाउस जो करियर को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस जो कि सेल्फ होता है, 8th हाउस जिससे कि हम हर्डल्स और जो ऑब्स्टेकल्स वगैरह और ये सब चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए कि अगर हम सबसे पहले एक चीज़ को समझ लें कि केपी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। केपी एस्ट्रोलॉजी का सिंपल एक जो है एक चीज़ को थंब रूल हमको लेके चलना पड़ेगा कि जब भी कोई हाउस जो है, मान लीजिए कि अगर 10th हाउस करियर का है तो 10th हाउस से 12वां घर उसका जो होगा वो 9th हाउस होगा। जैसे कि लगन जो है फर्स्ट हाउस है और उससे 12वां घर तो 12वां ही होगा, यानी कि 12th हाउस। तो इसी तरीके से अगर 7th हाउस मैरिज का है तो उससे 12th हाउस 6th हाउस होगा। अगर 5th हाउस प्रोजेनी का है तो उससे 12th हाउस 4th हाउस होगा। तो 11th हाउस जो है वो गेंस का सिग्निफिकेटर है, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा पूर्ति देखनी है तो उस एक जो इक्वेशन बन के आएगी प्लेनेट हाउसेस की सिग्निफिकेशंस की, उसके साथ 11th हाउस का होना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि वही फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को इंडिकेट करता है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हेल्थ में जो फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ हमारी बॉडी हो गई, 6th हाउस यानी कि इलनेस हो गई और 11th हाउस यानी कि गेंस यानी कि किसी चीज़ को इंक्रीज करना। अगर मान लीजिए हेल्थ को अगर हमने इम्प्रूवमेंट देखना है तो 6th हाउस तो डिजीज हो गया, अब हमें 6th हाउस के साथ साथ 5th हाउस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सेल्फ हो गया, 5th हाउस यानी कि 6th हाउस यानी कि बीमारी, 6th हाउस से 5th हाउस यानी कि 12th हाउस। तो बीमारी से राहत 5वां घर देगा और जो फाइनल जो एक रिलीफ है वो 11th हाउस देगा। तो 4th हाउस को भी लिया जाता है, तो हम ये ले सकते हैं, मगर मेजर जो हाउसेस होंगे वो 5th हाउस और 11th हाउस का होना बहुत ज़रूरी है किसी अगर हेल्थ के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम वेल्थ की बात करें, देखिए वेल्थ किसी भी तरह से हो सकती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकती है, आपको प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकती है, आपको जो है एक पैटर्नल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके थ्रू हो सकती है, आपको कोई फिक्स डिपॉजिट्स या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकती है। तो उनके जो हाउसेस होते हैं वो अलग होते हैं, पर यहाँ पर जो मेजर हाउस है वो है सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस ही हमारे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और 11th हाउस जो होता है वो गेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 11 हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि किसी प्रॉपर्टी से गेन होना है तो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा हाउस होता है? 4th हाउस। तो यहाँ पर 2, 4, 11 का होना ज़रूरी है। अब ये आएंगे कैसे?
कि इस जो है ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि ये हाउसेस आ कैसे रहे हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये हाउसेस कैसे इंडिकेट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें बर्थ चार्ट को देखना पड़ेगा। बर्थ चार्ट में देखेंगे सबसे पहले कि दशा क्या चल रही है। दशा है शनि की, ये देखिए। और अगर हमने प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ देखनी है कि प्रॉपर्टी का सक्सेस होगा कि नहीं, तो हम शनि को देखेंगे। शनि देखिए यहाँ पर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। शनि यहाँ जो है 1, 12, 2, 4, 5, 7, यानी कि ये सिग्निफिकेशंस हैं। ये सिग्निफिकेशन कैसे आई, इन सिग्निफिकेशन की जो एक मेरी पहली वीडियोस जो हैं आप सर्च करके देख सकते हैं बाकायदा। उसके उनका जो है मैं लिंक भी इस वीडियो के बाद दे दूंगा। फिर भी आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी कोई प्लेनेट जिस राशि में प्लेस्ड है और जिस हाउसेस का वो स्वामी है, जिस नक्षत्र में वो प्लेस्ड है और जिस उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ मिलाकर एक इक्वेशन बन के आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कि कई बार जो होता है कि हमें चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो उसका सिंपली जो एक तरीका होता है कि हमें वहाँ से समझ आ जाती हैं। अब मेरी वीडियो जो है आपको यहाँ से आगे चलने वाली थी, पर मैंने सोचा कि आपको इसके साथ साथ बता भी दिया जाए कि ये किस तरीके से आ रही हैं। सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हमने प्लेसमेंट जब भी किसी प्लेनेट की लेनी होती है तो वो भाव चलित चार्ट से ही ली जाती है, क्योंकि प्लेसमेंट एक्चुअल प्लेसमेंट जो होती है भाव चलित चार्ट में होती है। बाकी उसकी राशि क्या है वो हमने राशि चार्ट से देखनी है, और उसके ऊपर कौन कौन से एस्पेक्ट हैं और वो क्या क्या हाउसेस को लिए बैठा है, सारी की सारी चीज़ें हमें कंबाइन दोनों हाउसेस को लेके चलेंगे। यानी कि प्लेसमेंट हम लेंगे भाव चलित चार्ट से, एस्पेक्ट हम लेंगे राशि चार्ट से। तो केपी चार्ट में एस्पेक्ट भी मैटर करते हैं, प्लेसमेंट भी मैटर करती है। मान लीजिए अब हम शुक्र को देखेंगे कि शुक्र क्या हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र, यहाँ पे देखिए शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र 9th हाउस में है और उसकी राशि है 5th हाउस और 10th हाउस। तो शुक्र कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, 5th हाउस, 9th हाउस और साथ में 10th हाउस। तो यानी कि 5, 9 एंड 10। शुक्र की अगर हम अकेले प्लेनेट की बात करें तो शुक्र यहाँ पर 5, 9 और 10 हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, यही सब होता है कि किसी हाउस को किस तरीके से उसने रिजल्ट डिलीवर करने हैं, ये सारा का सारा इसी बेस पे डिपेंड होता है। अब चलिए बाकी चीज़ें छोड़ के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाकी का जो है मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के साथ बताता रहूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कि कोई प्लेनेट जो है एक रिज़ल्ट डिलीवर करता है। इंटरव्यू को हमने देखना है। इंटरव्यू जो होता है 3rd हाउस से सिग्निफाई होता है। 6th हाउस यहाँ पर जो है एक जॉब का हाउस है और 11th हाउस जो है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है। प्रॉपर्टी के लिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि आप ज़मीन खरीदना चाहते हो या फिर आप कोई कन्वेंस या व्हीकल खरीदना चाहते हो तो उसके लिए 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। 6th हाउस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि 6th हाउस से कई बार इंसान अगर प्रॉपर्टी लेता है या गाड़ी लेता है तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। तो 6th हाउस जो है लोन यानी कि किसी तरह का कर्जा दर्शाता है। तो जब भी आप कर्जा लेंगे तभी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर आप गाड़ी ले पाएंगे इंस्टॉलमेंट पे। लव एंड एजुकेशन के लिए अगर आपने लव की सक्सेस देखनी है कि किसी को इस टाइम फ्रेम में जो है सक्सेस लव से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए जो है
फिफ्थ हाउस का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस होता है। फिफ्थ हाउस लव, इंक्लिनेशंस, हमारी डिज़ायर्स, हमारी सब चीज़ों को, हमारे मेंटल बैंड को इंडिकेट करता है। अगर फिफ्थ हाउस इंडिकेट हो रहा है उस दशा पीरियड में या फिर उस ट्रांजिट फेस में, तो वो लव में सक्सेस देगा। अगर बीमारी की बात करें, देखिए बीमारी की कई बार क्या होता है कि हम बीमार हैं, हमको पता नहीं है कि हमको क्या बीमारी है, यानी कि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ है। और उस फेस में अगर दशा और ट्रांजिट के प्लैनेट्स इस तरह के कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, यानी कि 6th हाउस दे रहे हैं, 11th हाउस दे रहे हैं, 12th हाउस दे रहे हैं, ठीक है। अब 6th हाउस भी इलनेस का, 8th हाउस जो है कुछ क्रिटिकल इलनेस का होता है, 12th हाउस जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन या फिर एक्सपेंसेस का होता है। तो अगर इस तरह के हाउसेज आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो फेज जो है काफ़ी ट्रबलसम है और इस तरह की क्रिटिकल इलनेसेस की पूरे पूरे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन दे रहा है। मैरिज की बात करें तो मैरिज में देखिए सिंपली अगर हम देखें, मैरिज का हाउस होता है 7th हाउस। पर मैरिज कभी भी अकेले एक फैक्टर से नहीं होती है। मैरिज क्या है? मैरिज सेल्फ है, यानी कि फर्स्ट हाउस। मैरिज क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है, यानी कि सेकंड हाउस। मैरिज क्या है? 7th हाउस, 7th हाउस पार्टनरशिप है, ठीक है। 7th हाउस हमारे मैरिज स्पाउस है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस यानी कि लव, लव यानी कि किसी के साथ कोई मेंटल अटैचमेंट होना। और 9th हाउस यानी कि उस सारे एक जो इक्वेशन बनी उसको एक लकीली सपोर्ट कर रहा है। और 11th हाउस जो है इसमें जो डिज़ायर्स हमारी हुई हैं, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यानी कि अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज भी तभी फुलफिल होगी जब 11th हाउस उसको सपोर्ट करेगा। 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे। जब कोई इवेंट होता है तब इवेंट में खर्चे भी होते हैं, तो वो सारे के सारे खर्चे 12th हाउस से डिनोट किए गए। तो इस तरीके से हमें ये हमारे सामने ये इक्वेशन निकल के आई। 2, 5, 9 को भी हम ले सकते हैं। 2, 5, 9, 7, 11, 12। अगर अगर हम मैरिज डिनाइल की बात करें कि इस फेस में मैरिज है कि नहीं है, तो सेकंड हाउस का 12th हाउस क्या हुआ? जी हाँ, फर्स्ट हाउस। और 7th हाउस का 12th हाउस क्या हुआ? आप ही बताइए। मैं बताता हूँ, इसका 6th हाउस है। और 11th हाउस का 12th हाउस क्या हुआ? 10th हाउस। तो ये जो एक इक्वेशन बनती है, यानी कि 1, 6, 10, ये 1, 6, 10 उस फेस में मैरिज को दिखाती नहीं है। पर हमें कोई भी रिजल्ट को स्टडी करने से पहले प्रॉमिस देखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉमिस कैसे होता है? प्रॉमिस ये होता है कि उसका 7th हाउस क्या सपोर्टिव है मैरिज के लिए, कोई राहु केतु या मंगल या शनि, कोई इस तरह के कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। 7th हाउस लॉर्ड कहीं बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड तो नहीं है। अगर अफ्लिक्टेड नहीं है और दशा और ये जो ट्रांजिट फेस अगर इस तरह के हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो उस फेस में इवेंट को पिन पॉइंट करता है। अब डिजीज़ के बारे में हम बात करें तो डिजीज़ के बारे में जैसे कि हम जान चुके हैं 6, 8, 12 हाउसेज होते हैं। ट्रैवल की बात करें तो 9 और 11 होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है। अगर हम फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो फॉरेन में देखिए 3rd हाउस होता है मेन। क्यों? क्योंकि 4th हाउस हमारा होमलैंड है, और होमलैंड से जब भी कोई इंसान दूर जाता है तो 3rd हाउस का होना बहुत ज़रूरी है। 3rd हाउस के बाद 9th हाउस। अगर मान लीजिए जॉब के सिलसिले में जा रहा है तो 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज़ को इंडिकेट करता है। और 10th हाउस भी करियर को साथ में जोड़ना पड़ेगा। 11th हाउस है, तो ये एक तरह से जॉब, अब्रॉड जॉब को इंडिकेट करेगा। अगर सिंपली कईयों को टूर्स जिसे हम कहते हैं अब्रॉड टूर पे जाते हैं, तो सिंपली उसमें क्या होगा? 2, 9, 11 और 12 भी इसमें आता है, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस किसी भी जो कार्य होते हैं उनमें होते हैं। जॉब मिलेगी या नहीं, इसके लिए क्या होगा? इक्वेशन ये देखिए, 2, 6, 10, 11। 2 यानी कि फाइनेंस का बढ़ना। जब कोई जॉब लगेगी तो नेचुरली है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी इंक्रीज होगा। 6th हाउस जॉब है, 10th हाउस जो है प्रोफेशन है, 11th हाउस जो हमारी
डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट है। अब गेन्स की बात करें, गेन्स कैसे होते हैं? कई तरह के होते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक होते हैं, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं, कुछ रिलेशंस में होते हैं। जब भी कोई गेन्स की बात आएगी तो 9 और 11 हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो सपोर्टिव हाउसेस हैं वो सेकंड हाउस फाइनेंस हो गया, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन, आपके इंटरव्यू, जो भी हाउस उसके साथ आपको रिलेट करना है। मान लीजिए आपको फाइनेंस से रिलेट करना है तो यहाँ पे सेकंड हाउस फाइनेंस है, नाइन्थ हाउस आपका लक है और 11th हाउस आपका गेन्स है। तो जब ये एक हाउस सिग्निफिकेशन बन के आएगी प्लैनेट्स के थ्रू तो आपको उस फेस में वो गेन्स मिलेंगे। अब देखिए लॉस और ट्रैवल, इन दोनों में आप ये देखिए 12th हाउस दोनों में है। अब पहले लॉस की बात कर लें। लॉस जो होता है 6, 8, 12 यानी कि त्रिक हाउसेज जो हमारे होते हैं वो त्रिक हाउसेज 6, 8, 12 होते हैं। अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 की इक्वेशन को स्ट्रांगली जो जो है इंडिकेट कर रहा है। अब स्ट्रांगली कैसे इंडिकेट होगी? देखिए प्लेनेट होगा, प्लेनेट के बाद नक्षत्र होगा, नक्षत्र के बाद जो होगा सब लॉर्ड होगा। तो प्लैनेट एक जो हम इनकी स्ट्रेंथ को अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रिजल्ट गिविंग फैक्टर जो होगा वो सब लॉर्ड होगा। अगर जो प्लैनेट किसी इवेंट को दर्शा रहा है तो उसका नक्षत्र भी वही इवेंट दर्शाना चाहिए और साथ में सब लॉर्ड भी वही इवेंट्स और हाउसेस को दर्शाने चाहिए। अगर वो चीज़ वो सिग्निफाई नहीं करते हैं तो वो इवेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तीनों के तीनों जो है यानी कि प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, तीनों के तीनों यही इक्वेशन जैसे कि 6, 8, 12 की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन को इंडिकेट कर रहे हैं और तो वो इवेंट होना लाजमी तय होता है। अब ट्रैवल में बात करें, ट्रैवल में भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स होती हैं, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल्स होती हैं। तो शॉर्ट सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट तो थर्ड हाउस का होना ज़रूरी है और ट्रैवल था हमारा 9th हाउस है। 12th हाउस जो होता है वो अब्रॉड ट्रैवल्स को भी दिखाता है। तो यहाँ पर जो है 12th हाउस का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपने आज इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना। इसके बाद मैं अपनी अगली जो पोस्ट लेकर आऊँगा उसमें आपको थोड़ा और वास्ट इसके साथ किसी एक सिंगल टॉपिक पे लेके चलेंगे, हम किसी एक इवेंट को कैसे निकालते हैं, जैसे मैरिज या हेल्थ या किसी भी तरीके से हम सारे फैक्टर्स को लेके चलेंगे। सारे फैक्टर्स को किस तरीके से हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप सब लोगों के साथ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें। जैसे जैसे मेरे पास समय मिलता रहता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ कि आप कुछ सीखते रहें। केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी तरफ से सेल्फ प्रैक्टिसेस करते रहते हैं तो आपको जो है एक इसमें आपका अच्छा होल्ड बनता जाएगा। सॉफ्टवेयर की टेंशन ना लीजिए, सॉफ्टवेयर आपको इजीली फ्री में अवेलेबल हैं। आप केपीएस जो क्या बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स अपने इवेंट्स में कुछ भी स्टडी में डालना चाहते हैं तो एस्ट्रोसेज की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास पराशर का सॉफ्टवेयर है तो पराशरा का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। पराशरा में किस तरीके से निकालते हैं केपी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली देखिए यहाँ पर एक बार है, ये दूसरी बार है। आपको सेकंड बार पे अपना यहाँ पर आकर ये आप सिंपली यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये डिटेल्स लिखी होती हैं, ये डिटेल्स वाली बार पे आएंगे और यहाँ पे अपना राइट क्लिक करेंगे और ये सबसे जो लास्ट वाला जो ये कॉलम है यहाँ पर आ जाओ, कृष्ण मूर्ति 2 पर आप क्लिक कर लीजिए। तो ये पराशरा 7 में भी है ये केपी के बारे में और 6.1 है उसमें भी है। तो आपको कोई सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। किस तरीके से ये कैलकुलेशन आपके सामने करके दे देगा। और ये जो चार्ट्स वगैरह हैं ये आप खुद भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भाव चलित चार्ट मैंने लगा रखा है, ये बर्थ चार्ट है,
ये दशा है, ये केपी सिग्निफिकेटर हैं, टेनेंट्स, ऑक्यूपेंट्स और ओनर, और ये सारी की सारी यानी कैस्प, कृष्णमूर्ति चार्ट, ग्रह, ये सारा का सारा। देखिए सूर्य जो है यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में है और जो है उसका जो सब लॉर्ड है वो सूर्य ही है। यहाँ पे कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? 11, 10, 1, 8। अब ये 11, 10, 1, 8 किस तरीके से आया? यहाँ पे हमने एक ये कंपाइलेशन किया गया है कि सूर्य यहाँ पे देखिए 11 में बैठा हुआ है, उसकी जो नक्षत्र और जो उसकी जो हाउसेस की एक कॉम्बिनेशन बन के प्लैनेट्स की आई, वो इस तरीके से आई कि 10th हाउस भी यहाँ पे सिग्निफाई हुआ, फर्स्ट हाउस भी यहाँ पे सिग्निफाई हुआ क्योंकि वहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र की राशि यहाँ पर है, ठीक है, शुक्र के साथ इसकी कंजंक्शन है, और 8th हाउस यानी कि शुक्र की जो राशि यहाँ पर भी है। फर्स्ट हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, इस तरीके से ये एक इक्वेशन निकल के आई। तो ये एक इक्वेशन निकालने का मैं अलग से एक वीडियो, वैसे तो मैंने एक राहु केतु का यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी समझिए। उससे भी क्योंकि राहु केतु का एक इक्वेशन निकालना इन इक्वेशन निकालने से कुछ हटके है। तो आपको अगर वो इक्वेशन निकालनी समझ आ गई तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं, किसी भी हाउस सिग्निफिकेशन को प्रॉपरली तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए शनि जो है, शनि की महादशा चल रही है, हमें शनि का अगर फेस देखना है तो यहाँ पे शनि देखिए 1, 12, 2, 4, 5, 7, यानी कि अगर हम शनि का फेस देखें तो यहाँ पे कोई भी खराब हाउसेस का ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे सेकंड हाउस भी है, फोर्थ हाउस भी है, फिफ्थ हाउस भी है, सेवन्थ हाउस भी है, 12th हाउस भी है। तो एक जो इसका जो प्रॉपर जिसे हम कहेंगे कि एक कोई ख़राब रिजल्ट आना इस दशा में, इस तरह के इंडिकेशन नहीं है। पर कुछ इवेंट्स पे हमें हर एक इवेंट के हिसाब से हमको हर एक जो सिग्निफिकेशंस की है एप्लीकेशन उस हिसाब से लगानी पड़ेगी। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज का यहाँ पे 7th हाउस इंडिकेट हो रहा है, 5th हाउस इंडिकेट हो रहा है, 4th हाउस जो 4th हाउस इंडिकेट हो रहा है, 2nd हाउस इंडिकेट हो रहा है, 12th हो रहा है, 4th हो रहा है, पर यहाँ पे गेंस नहीं है, यानी कि 11th हाउस का कहीं भी इंडिकेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें शनि यानी कि दशा भुक्ति अंतर यानी कि शनि शनि मरकरी, तो शनि शनि मरकरी यानी कि हमें और भी साथ में देखने पड़ेंगे। हमें सिर्फ एक महादशा के लॉर्ड का, प्लैनेट का एक जो है इफेक्ट देख के नहीं चलना है, हमें दशा को भी लेना है, ट्रांजिट को भी लेना है, शनि की जो अभी गोचर है गोचर को भी लेके चलना है। ठीक है, शनि कहाँ से गोचर कर रहे हैं और उसका एक्सपेक्ट कहाँ पड़ रहा है, तो शनि का भी एक गोचर ले लेंगे, बृहस्पति का गोचर ले लेंगे, क्योंकि जो भी कोई इवेंट होता है जुपिटर शनि की वजह से होता है, और एक फाइनल जो एक डे को डिसाइड किया जाता है वो चंद्रमा से डिसाइड होता है, मंथ जो होता है वो सूर्य से डिसाइड होता है, और जो ईयर्स वगैरह डिसाइड होते हैं वो बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शनि से डिसाइड होते हैं। तो हमें सारे फैक्टर्स को देख देख के चलना है, तभी हम किसी एक स्पेसिफिक और करेक्ट जो है रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो अगर हम शॉर्टकट कहीं से भी लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी गड़बड़ ही आएगा और हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लें, प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करें, कहाँ कहाँ आपको रिजल्ट देखने हैं, किसी दूसरे की प्रेडिक्शन देने से पहले अपनी प्रैक्टिस करें, किसी रिजल्ट को स्टडी करें, अपनी लाइफ में क्या इवेंट हुए हैं उसको स्टडी करें, क्या दशा रही, क्या गोचर रहा, क्या सिग्निफिकेशन रहे, ये सारा का सारा जो है एक जो अलाइनमेंट्स हैं प्लेनेट की, इन सबको एक साथ मिला के जब आप रिजल्ट को लेकर आएंगे तो नेचुरली आपको दिखेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपकी जो एक एफर्ट्स हैं वो अच्छे काम कर रही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, मगर जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और धन्यवाद।